ओके जी, लेट्स डू दिस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू CFAP 4। आज कौन सा लेक्चर है? आज माशाल्लाह से हमारा चौथा लेक्चर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने क्या किया था? कल हमने चैप्टर नंबर 19 यानी कि ऑप्शंस वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या क्या बातें की थी? वैसे तो आपके सामने पूरा नक्शा आ रहा है उस चैप्टर का, लेकिन चलें कोई नहीं, एक दफ़ा स्टडी टेक्स्ट भी देख लेते हैं, कहीं कुछ गलती से मिस ना हो गया हो। सो लेट्स ओपन ICAP स्टडी टेक्स्ट, चैप्टर नंबर 19। वंस अगेन एक डिस्क्लेमर अभी भी अपनी जगह पे है कि एग्जाम्पल्स के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम बस मेन हेडिंग्स देख रहे हैं कि कोई मेजर टॉपिक हमारा ना रह गया, और इसी बहाने हमारा थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा। सो ये आ गया करेंसी ऑप्शंस। क्या है करेंसी ऑप्शंस? एक मिनट, पहले तो हम खुद ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बुक की तरफ आएंगे। करेंसी ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस थे कि आपको अगर सूट करे, आपको बेहतर लगे, अगर आपके बेहतर इंटरेस्ट में हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें, और अगर नहीं करता तो ना करें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था? प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम से छुटकारा नहीं है। अच्छा, और क्या है? डायरेक्ट क्लास पेज पे चले गए हम। ये करेंसी ऑप्शंस, हाँ जी, फीचर्स ऑफ ऑप्शंस क्या है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। कितने टाइप्स ऑफ ऑप्शंस है? फाइनेंशियल ऑप्शन वो वाले थे जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट्स या उसकी बात कर रहे थे, कमोडिटीज़ की, जबकि कुछ होते थे रियल ऑप्शंस जो कि हमारे इस टाइम स्कोप से जो है वो बाहर है। फिर कितनी तरह के ऑप्शंस होते थे? कॉल वाला होता था, एक पुट वाला होता था। इसको याद करने का मैंने आपको एक बड़ा आसान से शॉर्टकट बताया था, BCPS, B और C बिजनेस कम्युनिकेशन प्ले स्टेशन। तो बाय, जब आपने करेंसी बाय करनी है तो कॉल वाला ऑप्शन, और आपने करेंसी सेल करनी है तो पुट वाला ऑप्शन। आगे चलें, मजीद कुछ हमने एक्सपायरी स्टाइल्स पढ़े थे। अमेरिकन स्टाइल में ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज हो सकता था, यूरोपियन में एंड वाले पे होता था, और बर्म्यूडा में मुख्तलिफ आपके पास डेट्स होती थी जिनके ऊपर ये किया जा सकता था। OTC एंड एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन हमने कहा था, ऑप्शंस दोनों तरह के हो सकते हैं, ओवर द काउंटर भी हो सकते हैं कि आप बैंक से जाके डिस्कशन करें और अपनी मर्जी का ऑप्शन बनवा लें, और एक ऑप्शंस का प्रॉपर मार्केट भी होती है जिस तरह फ्यूचर्स में हुआ करती होती थी। उसके बाद एग्जाम्पल्स, हाँ, जीरो सम गेम। हमने कहा था कि अगर प्रीमियम को इग्नोर कर दिया जाए तो जीरो सम गेम का मतलब है कि आपका जितना गेन होगा उतना ही बैंक का लॉस होगा, बैंक का जितना गेन हुआ उतना ही आपका लॉस होगा, इग्नोरिंग प्रीमियम अगर हम माइंड में रखें तो फिर तो जाहिर सी बात है बैंक का फायदा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट रेवेन्यू तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर वी हैव मजीद एग्जांपल्स। उसके बाद हमने ये 3 टाइप्स पढ़े थे जिसे हम कहते थे मनीनेस। इन द मनी मीन्स के आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का फायदा होगा। एट द मनी हम कहते थे एग्जैक्ट ब्रेक इवन है, ना फायदा है ना नुकसान है। और आउट ऑफ द मनी को हम कहते थे कि यार ऑप्शन एक्सरसाइज ना करो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अच्छा, आगे चलते हैं। हेजिंग विद ऑप्शंस किस तरह से करनी है, एग्जांपल्स हैं। क्रिएटिंग हेज के स्टेप्स हमने कल सवाल एक किया था, उसमें देख लिए थे। करेंसी ऑप्शंस के क्या फीचर्स होते हैं? सारे वही फीचर्स होते हैं जो कमोडिटी ऑप्शंस के होते हैं। एग्जांपल एंड ऑफ द चैप्टर समरी। सो ये हमने एक दफ़ा, इसे कहते हैं स्किमिंग करना, हमने जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया बाय द साथ। प्रॉपर इसकी रीडिंग आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने कर ली होगी, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। CFAP की क्लासेस में ईच एंड एवरीथिंग टीचर थोड़ी रीड करवाता है। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, सिर्फ ज़बानी तो नहीं मज़ा आता। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर 19 फ्रॉम स्टडी टेक्स्ट रमीज लिमिटेड। अच्छा, मज़े, मैंने कल भी शायद क्लास के एंड पे बताया था कि दिस इज़ अ फुल फ्लैज पास पेपर, ये कोई हल्का फुल्का सवाल नहीं है। लेट्स सी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 1.5 पेज का सवाल, अगले पेज पे जाके इसकी रिक्वायरमेंट है। पार्ट ए, डिटरमिन द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो एट 30 सितंबर 2025, फुल स्टॉप। यहां वर्ड नेट कैश फ्लो से मुझे फीलिंग आ रही है कि रिसीट भी होगी और पेमेंट भी होगी, और इन्हें नेट करके आंसर निकाला है। ये ना 2-2 दफा 3-3 दफा हेजिंग करके, 3-3 दफा ऑप्शंस परचेज करके बैठे हुए हूं। अच्छा, 30 सितंबर 2025 को होगा जो भी होगा। बाय अप्लाइंग डिफरेंट हेजिंग मेथड्स, कौन सा हेजिंग मेथड्स, ऊपर सवाल ने कोई ना कोई हिंट दिया उन्हें। एंड समराइज द एक्सपेक्टेड नेट सेविंग विद नॉट हेजिंग। सवाल की रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात होती है, आप गौर करें, सवाल ने आपसे एक एक्स्ट्रा फरमाइश की है। क्या? समराइज द एक्सपेक्टेड नेट सेविंग्स कंपेयर्ड विद नॉट हेजिंग। आपने ना सिर्फ ये बताना है कि बताओ हमारा टोटल कितना खर्चा है, कितनी हमारी रिसीट होगी, और साथ उसे कंपेयर भी करो कि अगर हम हेजिंग ना करते तो हमारी कितनी सेविंग हो रही है या हमारा कितना पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। सही,
पार्ट बी क्या है, यूजिंग योर रिजल्ट्स फ्रॉम पार्ट ए रिकमेंड टू द बोर्ड विद रीजंस द मोस्ट सूटेबल हेजिंग स्ट्रेटेजी। जाहिर सी बात है पार्ट ए में जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको हम पार्ट बी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने रिक्वायरमेंट्स रीड की, थोड़ा सा फॉर्मेट हम सवाल पढ़े बगैर भी बना सकते हैं। हाँ जी, हम इधर है, क्या था चैप्टर नंबर 19 का 6, दिस इज रमीज लिमिटेड। हाँ जी, क्या थी रिक्वायरमेंट सवाल की, हेजिंग मेथड्स होंगे, उससे हम देखेंगे कि भाई हमारा फायदा है या नुकसान। क्या आप लोगों को सही नजर आ रहा है? मजीद है, जूम कर दूं, राइट, हेजिंग मेथड्स। अच्छा, देन एक दफा बस मुझे पता लग जाए कि हमने पैसे देने हैं या लेने हैं। यहां कहीं लिखा होगा, ले जी शुरू में ही लिखा है, यहां तक पहले पढ़ लेते हैं। आरएल पाकिस्तानी लिस्टेड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, डिजाइन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड वाइड, रेंजिंग फ्रॉम मोपेड्स टू पैसेंजर कार्स टू कमर्शियल व्हीकल्स। कुछ समझ नहीं, आगे चलें। आरएल्स लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी आउटसाइड पाकिस्तान इज बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ी सी काम की बात है, हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हमारी एक सब्सिडरी यूएसए में पाई जा रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे पढ़ें। यूएस सब्सिडरी करती है इंपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम यूरोप। ये सेंटेंस पढ़ते साथ ही आपको थोड़ा सा ठंडा पसीना आना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप अमेरिका में बैठे हैं और आपने इंपोर्ट करना है यूरोप से। इसका मतलब ये पाकिस्तान टू यूएसए कन्वर्जन नहीं, यूएसए टू यूरोप कन्वर्जन निकल आएगी। कोई बात नहीं, हम कौन सा डरते हैं। आगे चलें। यूरोप इज अ सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। देयरफॉर देयर आर न्यूमरस पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस फॉर परचेज एंड रिसीट बिटवीन द यूएसए एंड यूरोप। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यूएसए यूरोप का आपस में रिश्ता निकलना है। समराइज इन्फॉर्मेशन फॉर पेमेंट एंड रिसीट ड्यू इन 3 months इज एज फॉलोज। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, रिक्वायरमेंट पढ़ के फीलिंग आ गई है कि नेटिंग ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्या है, नेटिंग से पहले एक मेरी आपको वो याद होगी, क्या कहते हैं, एक रिक्वायरमेंट, एक क्या कहते हैं परक्विजिट, के नेटिंग के लिए ये जरूरी है, ये कंपल्सरी है कि टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। तो क्या है, टाइम पीरियड सेम है। हाँ जी, सवाल ने मैं कॉन्फिडेंस में ले लिया कि यार जो कुछ हो रहा है 3 महीने बाद हो रहा है, वेरी नाइस। अब रिसीट 6 मिलियन यूरोस की, पेमेंट 9 मिलियन यूरोस की। कोई नेक बंदा मुझे सोच के बताए नेट क्या होगा, 3 मिलियन यूरोस की रिसीट या 3 मिलियन यूरोस की पेमेंट। तो मेरी कॉमन सेंस कह रही है कि पेमेंट ज़्यादा है तो आपने 3 मिलियन यूरोस की पेमेंट करनी है। 3 मिलियन यूरोस की पेमेंट, वेरी नाइस। वापस आ जाए अपनी वर्किंग की तरफ। टोटल पेमेंट इन यूएसडी। और साथ जो सवाल की एक्स्ट्रा फरमाइश थी, क्या फरमाइश थी, सवाल ने कहा था यार बता दो सेविंग्स फ्रॉम नॉट हेजिंग। सही सवाल ने कहा था, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, सेकंडों की बात है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ले जी, अब मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब मैं इंतहाई कॉन्फिडेंस से सवाल को मजीद रीड कर सकता हूं। हाँ, ये मैं लिख सकता हूं अपनी वर्किंग में कि नेट क्या होगा, नेट रिसीट, सॉरी नेट रिसीट नहीं, नेट पेमेंट होगी 3 मिलियन यूरोस की। क्या ये 3 मिलियन यूरोस हैं? इसके ऊपर क्लिक करें, सॉरी इसके ऊपर नहीं, इधर एंड 2 दफा इधर। अच्छा, साथ लिख भी दें कहां से आया, 9 मिलियन माइनस 6 मिलियन। सही, आगे रीड करते हैं। Directors are concerned as they believe in the period from 30 जून 25 to 30 सितंबर 2025 the value of USD may decrease by 5% against the EUR। हाँ जी, अब आप USA वाले हैं, आपको लगता है कि आपकी करेंसी फॉल करेगी। एक और बड़े काम की बात यह कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दी गई। इसका मतलब यह कि आपको मोस्ट लाइकली ये नहीं गिवन होगा कि सॉरी आज से 3 महीने बाद यूएसडी और यूरो का क्या रेट है। जो भी आज का रेट है उसे आप गिरा देंगे 5% से, उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.95 से। एक्सक्यूज मी, मैं जरा, आप लोग आगे रीड करें। Therefore, the board of directors of RL would like to implement a hedging strategy to mitigate against the exchange rate identified। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। The board has asked you to advise, आपसे मशवरा लिया जा रहा है, on the most suitable hedging strategy and requesting a forecast of the resulting net USD cash flow
30 सितंबर 2025 विच कुड रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सुभान अल्लाह, सवाल ने भी बता दिया कौन कौन सी हेजिंग करनी है। नंबर 1 नो हेज, नंबर 2 फॉरवर्ड, नंबर 3 फ्यूचर्स, नंबर 4 ऑप्शंस, नंबर 5 मनी मार्केट। सुभान अल्लाह, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट कर लेगा ये वाला सवाल। कितना खूबसूरत सवाल है। आगे चलें। अब जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन पता लगती जाएगी हम कुछ ना कुछ काम करते चले जाएंगे। अच्छा, अब चेक करें सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है। स्पॉट रेट आपके पास दो तरह के गिवन है, बाय वाला सेल वाला है। ये तो सवाल ने आपको बताया ही नहीं कि बाय वाला है या सेल वाला है। और दूसरी बात ये कि हमें ये भी देख के अपेरेंट नहीं है कि ये डायरेक्ट रेट है कि इनडायरेक्ट रेट है। हाँ जी, मुझे सोच के बताएं कौन सी चीज़ डिनोमिनेटर में है। जब डायरेक्ट रेट होता था हम क्या कहते थे, 280 रुपए का $1 है या $1 के 280 रुपए हैं। सॉरी, ये तो सेम बात होगी। 280 रुपए का $1 है या $280 का $1 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास USD है, इसका मतलब ये हमारे पास इनडायरेक्ट रेट है। सही। अब आपको पता है इनडायरेक्ट रेट के केस में छोटा रेट कौन सा हम यूज करते हैं, बड़ा रेट कौन सा यूज करते हैं। इनडायरेक्ट के केस में छोटा रेट जो देखने में स्मॉल लग रहा होता है वो बड़ा होता है। अच्छा, अगला सवाल, हमने कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, हम कर क्या रहे हैं, हम करेंसी बाय कर रहे हैं कि हम करेंसी सेल कर रहे हैं। हमने करनी है 3 मिलियन यूरोज की पेमेंट करनी है। हम तो अमेरिकन हैं, सॉरी हम तो अमेरिकन कंपनी हैं, तो हमारे पास यूरोज हैं नहीं। कहाँ से आएंगे, बैंक से आएंगे। मैं बैंक को जाके US डॉलर्स दूंगा और उनसे यूरोज परचेज करूंगा। मुझे करेंसी बाय करनी है। बाय करने का मतलब बैंक मुझे महंगा वाला रेट देगा। हाँ जी, महंगा वाला रेट। यहाँ इनडायरेक्ट के केस में महंगा वाला रेट कौन सा है, 0.9249। यहाँ तक क्लियर, 0.9249। अब ये है हमारा स्पॉट रेट, नोट कर लेते हैं। और अगर आप इससे अनकंफर्टेबल है तो आप करें =1 डिवाइडेड बाय दिस। आपके पास डायरेक्ट रेट भी आ गया ये, लेकिन चलो सवाल में डायरेक्ट रेट गिवन है तो यही, इनडायरेक्ट रेट गिवन है तो यही यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अगली चीज, सवाल ने हमें बताया था कि 5% ये वैल्यू डिक्रीज होगी। कर लेते हैं सर 5% डिक्रीज। स्पॉट रेट आफ्टर 3 months is equal to this amount multiply by 0.95। सही, ये आपके पास आ गया 0.878 समथिंग। अच्छा, यहां तक भी क्लियर है। थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। फॉरवर्ड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉरवर्ड्स आपको पता है हमेशा बड़ा क्यूट सा होता है, बस कुछ प्लस माइनस करना होता है या आपको थोड़ा सा ज़्यादा वो इंटरेस्ट रेट्स गिवन होते हैं उसके थ्रू यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके पास प्रीमियम गिवन है। अच्छा, प्रीमियम याद करें, जब डायरेक्ट रेट हो तो प्रीमियम ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट हो तो प्रीमियम लेस करते हैं। अच्छा, उससे भी अगला सवाल, कौन सा वाला प्रीमियम लेस करें, 0.0248 या 0.0294। तो जो इस कॉलम के नीचे लिखा है वही कर लेते हैं, 0.0248। तो यहां सबसे पहले हम वर्किंग कर रहे हैं फॉरवर्ड्स की। फॉरवर्ड रेट कैसे निकलेगा, ये हमारे पास है स्पॉट रेट, इसमें हमने लेस किया प्रीमियम 0.0248। ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 0.9001। अच्छा, तो रिसीट हमारे पास फिर कितने की होगी, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.9001। सॉरी, रिसीट नहीं, हमने पेमेंट करनी है, PAY।
हाँ जी, इज इक्वल टू 3,000,000 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। तो आपके पास ये फिगर आ गई। इसका लगा दें इधर लिंक, किधर, फॉरवर्ड्स के केस में। राइट क्लिक करके आप इस तरह भी कर सकते हैं और पेस्ट लिंक इस तरह भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग इसकी बेहतर कर लेते हैं। इस पर क्लिक करें, 2 दफ़ा इस पर क्लिक करें। अच्छा, एक और बड़ी आसान सी कैलकुलेशन जो हम शुरू में ही करके साइड पे कर सकते हैं, दैट इज नो हेज। याद करें हमने साथ साथ सेविंग फ्रॉम हेजिंग भी निकालनी थी। तो अगर इफ वी डू नो हेज, जो भी आप नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं उसे अगर बोल्ड कर दे तो एग्जामिनर अंकल को जरा सही लगेगा। अगर हम हेज करते ही नहीं तो आज से कई महीने बाद क्या रेट होगा, ये अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 0.87। तो 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.878655 इज इक्वल टू 3,000,000 डिवाइडेड बाय ये वाली फिगर। तो अगर हम हेजिंग नहीं करते तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी इतनी सारी। ऑल्ट ES आप वैल्यू कर दें या आप लिंक लगा दें। अच्छा, अब देखें हम सेविंग फ्रॉम हेजिंग किस तरह निकाल सकते हैं। अगर हम हेजिंग ना करते हमें 3.4 मिलियन देने पड़ते हैं। अच्छा, ये कौन सी करेंसी है, USD। हमें 3.4 मिलियन USD देने पड़ते हैं। अगर हम फॉरवर्ड यूज करें हमें 3.3 मिलियन देना पड़ेगा। इसका मतलब ही हमारा तो थोड़ा सा फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया, $81,000 का। तो $81,000 हैं, कोई पैसे पूसे नहीं है, बहुत अच्छी बड़ी अमाउंट है ये। फॉरवर्ड्स हो गए, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। फ्यूचर्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अगले पेज पे भी, अगले पेज पे ऑप्शन शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये इन्हीं 2 लाइनों में आपका सारा फ्यूचर्स का डाटा छुपा हुआ है। हाँ जी, क्या चल रहा है, 30 जून 2025 का रेट गिवन है, 30 सितंबर 2025 का रेट गिवन है। हमारे डायरेक्टर्स को किस बात का फियर था, फियर ये था कि हमारी करेंसी डाउन हो जाएगी। और हमने एक मिनट, मतलब हमारी करेंसी डाउन हो जाएगी मतलब यूरो की करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसका मतलब ये हमें मजीद पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हमने US की वैल्यू, US डॉलर की वैल्यू नीचे जाने का प्लान किया था। तो क्या हमें US डॉलर की वैल्यू नीचे जाती नजर आ रही है? हाँ जी, इनडायरेक्ट रेट है, नीचे ही जा रही है। इसका मतलब ये जो इनका डिफरेंस है इसकी वजह से हमारा लॉस नहीं होगा, गेन होगा। सही। एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है, वेरी नाइस। उसकी जो आसान कैलकुलेशन है वो पहले कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने कितने यूरोस पे करने हैं, 3 मिलियन। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1,25,000। मगर रुकिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, 3 मिलियन यूरोज हैं, ये है $1,25,000। मैंने कल जो पास पेपर्स कराया था उसमें भी बताया था कि इस चीज पे आप बड़ी इजीली कंफ्यूज हो सकते थे। नहीं होना, एक जगह यूरोज है, एक जगह USD है। या तो यूरोज को USD में कन्वर्ट करें या USD को यूरोज में कन्वर्ट करें। इस तरह हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हराम होगा। तो आए 3 मिलियन यूरोज को आज की करेंसी में कन्वर्ट करें, उस पर ये कौन सी करेंसी है, USD में। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो वो सही होगा। 3 मिलियन यूरोज इन टुडेज USD कैसे निकलेगा, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय, क्या थी आज का हमारा स्पॉट रेट, सवाल ने हमें बताया था 0.9249। लिख दें जी, 0.9249 लिखें। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय ये वाली फिगर 324, ये आपके पास एक फिगर आ गई। इससे डिवाइड कीजिएगा 125,000 से। दिस फिगर डिवाइडेड बाय 1,25,000 इज इक्वल टू 25.95। हाँ जी, 25.95 होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा राउंड अप करते हैं। तो इसे हम बोलेंगे देयर आर 26 कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल आए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं मूवमेंट की। कितनी मूवमेंट हुई फ्यूचर्स की प्राइस में, 0.9220 से 0.8900 पे हम पहुंच गए। तो भाई कितना डिफरेंस है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। मूवमेंट हुई है 0.032 पॉइंट्स की। अच्छा, तो टोटल गेन कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय क्या था हमारा मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज,
300,000, सॉरी 300 नहीं था, 125,000 था, 104,000। अब ज़रा ध्यान से, हम इस टाइम पेमेंट कर रहे हैं या रिसीट कर रहे हैं? हम रिसीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो गेन होगा हमारी टोटल पेमेंट से माइनस हो जाएगा। तो टोटल पेमेंट हमने विदाउट हेजिंग कितनी करनी थी वो हम पहले कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, 3.4 मिलियन। यहां लिखें इफ नो हेजिंग, ये वाला 3.4 मिलियन एज इट इज पेस्ट कर दें, कंट्रोल शिफ्ट एन, नहीं हुआ राइट क्लिक करके कर दें, नहीं हुआ, शायद कॉपी नहीं सही हुआ था। ये हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसमें से माइनस कर दें अमाउंट, लेस गेन ऑन फ्यूचर्स इज इक्वल टू ये दिस माइनस दिस। तो आपकी टोटल पेमेंट फिर कितनी होगी? 3.31 मिलियन। इधर जाके पेस्ट कर दें इसे, फ्यूचर्स भी आ गया आपके पास, वेरी नाइस। कितना फायदा है? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। कॉमन सेंस कहती है क्या, जितना फ्यूचर्स में गेन है उतना ही आपका फायदा है, 1,04,000। एक और कैलकुलेशन होगी, हमारा सवाल आधा हो भी गया, वेरी नाइस। अब अगला क्या है? ऑप्शंस। आए ऑप्शंस के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। दोबारा याद दिला रहा हूं, ये कोई आसान सवाल नहीं है, ये पास पेपर है। लोगों ने इसे पेपर में बैठ के सॉल्व किया होगा और सोचोगे कि कैसा मुश्किल सा सवाल आ गया। मुश्किल से याद है, आपके सामने दो तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। यहां तो आप लोग परेशान हो गए होंगे, हाँ जी क्या करें, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? हम क्या कर रहे हैं, हमें यूरोस बाय करने हैं बैंक से, के सेल करने हैं? हमें यूरोस बाय करने हैं, बाय बी के साथ सी, पी के साथ एस। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन की इंफॉर्मेशन है, हाँ जी है। क्या ऑप्शन इंफॉर्मेशन है? स्ट्राइक प्राइस गिवन है, प्रीमियम फी गिवन है, वेरी नाइस। आइए इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड्स हो गए, नो हेजिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया, फ्यूचर्स हो गए। ऑप्शंस, कंट्रोल बी, हाँ जी, पेमेंट एट स्ट्राइक प्राइस कितनी होगी जी? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय, क्या है स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस की? 0.9120 इज इक्वल टू 3,000,000 डिवाइडेड बाय 0.9120। ये आपके पास आ गया 328 समथिंग। मगर भूलिएगा मत, प्रीमियम भी देना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, दे देंगे। कितना देना है? सवाल ने कहा प्रीमियम फी है USD 0.015 पर यूरो। ओके, बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। 0.015 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलियन, हाँ जी, इज इक्वल टू 3,000,000 मल्टीप्लाई बाय 0.015। ये आपके पास आ गया। प्रीमियम का खर्चा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। टोटल पेमेंट आपकी कितनी बनी? 3.333 समथिंग। लिंक लगा लें इसका, देख लें कितनी सेविंग हुई। इज इक्वल टू दिस फिगर माइनस दिस फिगर, 79,000 की सेविंग हुई। इसका मतलब ये अभी तक तो फ्यूचर्स टॉप पे जा रहे हैं, लेकिन एक चैंपियन अभी भी मार्केट में आना रह गया जिसका नाम ही मनी मार्केट है। तो आए मनी मार्केट हेजिंग भी करके देख लेते हैं। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन सारी मनी मार्केट की भी आपके सामने ही है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? 3 मंथ इंटरेस्ट रेट गिवन है यूरोस के और USD के। हाँ जी, मनी मार्केट हेजिंग तो आप लोगों को अब तक ज़बानी याद हो गई होगी। हाँ जी, क्या स्टेप होता था? सबसे पहला, जब हम कर रहे होते थे पेमेंट करनी है, पेमेंट किस चीज़ के अगेंस्ट एडजस्ट होती थी? लोन के अगेंस्ट या इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट? तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। एक और आपको याद करने का शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? एसेट के बदले लायबिलिटी कैंसिल ऑफ हो रही है, लायबिलिटी पेमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है। एसेट वर्सेस लायबिलिटी हो गई। अच्छा, और अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी हो, रिसीवेबल्स क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो एसेट वर्सेस लायबिलिटी, फिर आप क्या करेंगे? आप बैंक से लोन लेंगे, लोन आपका आपके एसेट यानी कि रिसीवेबल्स के अगेंस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने तो पेमेंट करनी है, हमारी तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को काउंटर करने के लिए हमें एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। एसेट क्या है? बैंक में करनी है इन्वेस्टमेंट। कितने की? पूरे 3 मिलियन यूरोस की? बिल्कुल भी नहीं, 3 मिलियन से थोड़े कम यूरोस की। कितने कम यूरोस की? अभी पता लगा लेते हैं जी। यहां हमने लिखा मनी मार्केट हेज या हेजिंग। स्टेप 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने रेट एडजस्ट कर लेना है। कौन सा लेकिन रेट? आपकी आंखों के सामने तो 4 रेट हैं। तो सबसे पहली बात, आप इन्वेस्टमेंट कौन से बैंक में कर रहे हैं, यूरोपियन के यूएस अमेरिकन? यूरोपियन। तो आपके पास यूरोपियन रेट आपसे रेलिवेंट है। अगली चीज़, आप कर क्या रहे हैं, लोन ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट वाला रेट कौन सा है, 4.5। अगला सवाल, क्या ये 3 महीने का रेट है या पूरे साल का रेट है? सुभान अल्लाह, सवाल ने आपका एक और कॉन्सेप्ट चेक किया, 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट गिवन है। अब तक हमने हेजिंग के जितने भी सवाल किए थे, हम पहले इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 6 जितने भी महीनों की हेजिंग होती थी वो करते थे। लेकिन यहां सवाल जान के आपको चढ़ा रहा है, सवाल ने ऑलरेडी आपको 3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट दे दिए। इसका मतलब ये कि मजीद इसे डिवाइडेड बाय 12 प्लीज ना कर दीजिएगा। दिस इज परफेक्ट, 4.5 ही आपको चाहिए था, 4.5 ही आपके पास अवेलेबल है। वेरी नाइस। आगे चलें। अब इस 4.5 को मैं इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। कैसे? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.045। वो क्या होगा अभी पता लगा लेते हैं जी। चेक कीजिएगा ये क्या है, 2870813। कौन सी करेंसी है? यूरोज। स्टेप 2 क्या होता था, कन्वर्ट करें इन यूरोस को इन यूएस डॉलर। अगर पाकिस्तानी सवाल होता तो हम पीकेआर लिखते, लेकिन यहां फिलहाल हम यूएसडी में कर रहे हैं। तो मुझे 2.87 मिलियन यूरोस चाहिए। कहां से आएंगे? बैंक से परचेज करूंगा। किस रेट पे परचेज करूंगा? आज के रेट पे परचेज करूंगा। आज का रेट क्या था मैं भूल गया, कोई बात नहीं, ऊपर से देख लेते हैं। आज का रेट हमने कैलकुलेट किया था ये, सही। अच्छा, इससे हमने किससे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना है। तो यहां रेफरेंस में लिख दें 2.87 डिवाइडेड बाय 0.9249। तो ये कितना आएगा? 3103917। ये हमने की स्टेप 2 वाली कन्वर्जन। फिर आए स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 क्या होता था? जो स्टेप 1 में हुआ होता था उसको ऑपोजिट। स्टेप 1 में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, स्टेप 3 में हम लेंगे लोन। कौन सी करेंसी में? जो स्टेप 1 का ऑपोजिट था। स्टेप 1 में हमने यूरोज में इन्वेस्टमेंट की थी, यहां हम यूएस डॉलर में कर रहे होंगे लोन, ले रहे होंगे लोन। तो ले रहे होंगे लोन का क्या फॉर्मूला है, क्या रेट है आपके सामने? यूएस डॉलर्स के 2 रेट हैं, 6.4 और 5.3। हम क्या कर रहे हैं? हम बोरो कर रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं। क्या? 6.4। तो 6.4 पे इंटरेस्ट रेट निकल आएगा, या इंटरेस्ट के बाद वाली अमाउंट निकल आएगी। क्या होगी वो? ये वाली अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1.064 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 3302568। इधर जाके लिंक लगा दें, ऑल्ट ESV। सेविंग्स कितनी होंगी? दिस माइनस दिस। बोले सुभान अल्लाह। सवाल हमारा पार्ट ए पूरा हो गया। एक दफ़ा फिर देख ले, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी डिटरमिन द एक्सपेक्टेड यूएसडी कैश फ्लो बाय अप्लाइंग डिफरेंट हेजिंग मेथड्स, हमने कर लिए। एंड समराइज द एक्सपेक्टेड नेट सेविंग्स कंपेयर्ड विद नॉट हेजिंग। मुझे देख के बताएं, इससे ज़्यादा खूबसूरत समराइजेशन तो हम नहीं कर सकते। एग्जामिनर अंकल आपके सवाल पे आए, टॉप पे आपने ये काम किया हुआ है, अगर उन्हें देखने अगर बेहतर लगा तो वो आगे जाके वर्किंग्स भी देख लेंगी। हाँ, एक काम हमने थोड़ा सा गलत किया है, हमने वर्किंग्स नहीं दी। कोई बात नहीं, अगर टाइम है तो वो भी कर लेते हैं। एक कॉलम यहाँ मजीद ऐड करें, कह दें जी फॉरवर्ड्स कहाँ से आए थे? वर्किंग 1 से आए थे। फॉरवर्ड्स के आगे साथ जाके वर्किंग 1 लिख दें, तो इससे आपका सवाल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल खूबसूरती ऐड करने का टाइम तो नहीं है। पार्ट बी, रिक्वायरमेंट बी भी देख लें। यूजिंग योर रिजल्ट्स फ्रॉम पार्ट ए, recommend to the board with reasons the most suitable hedging strategy। आए वापस समरी की तरफ। पार्ट ए वाला सवाल देख के बताएं कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। तो कॉमन सेंस कहती है कि वो वाली स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा सेविंग हो रही हो। तो फिलहाल तो मनी मार्केट हेज इज द बेस्ट। लेकिन ये सवाल की रिक्वायरमेंट कोई 1 नंबर की तो नहीं होगी, 3-4 नंबर की होगी। तो आपको मजीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मजीद जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो भाई मजीद जस्टिफाई करें। पहला सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ये है कि आपकी जो है वो सेविंग सबसे ज्यादा इससे हो रही है, लेकिन साथ एक आधी बुराई भी
करते हैं, उससे कहें कि ये जो सेकंड नंबर पे आपके पास है फ्यूचर्स में और मनी मार्केट हेज में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वैसे तो मनी मार्केट हेजिंग बेस्ट है, लेकिन आपको अगर ज़रा सा भी इस बात का डर है कि जो ये यूरोस के इन्वेस्टमेंट का रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, या यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का जो बोरोइंग रेट है वो और ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट केस हमारा ये जो $1,11,000 है ये बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर आपको इन दोनों रेट्स में से किसी का भी हिलने का कोई डर है तो आपको फिर फ्यूचर्स कर लेना चाहिए। फ्यूचर्स और मनी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये जो मैंने उर्दू में इतनी तकरीर की है, आप इंग्लिश में 4-5 लाइनों में लिख दें तो एग्जामिनर अंकल आपसे बहुत खुश होंगे। वो कहेंगे लड़के ने या खातून ने सियासी बात की है कि वैसे तो ये बेस्ट है, लेकिन सेकंड वाला बेस्ट भी इसके करीब करीब ही है, और किस वजह से ये डिस्टर्ब हो सकता था मैंने आपको दोनों ही रीजंस बता दिए। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रट्टा लगाया हुआ है कि मनी मार्केट हेजिंग के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार, मनी मार्केट हेजिंग की वर्किंग देख लें, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज हो सकती है तो आपको नुकसान होगा। ये वाला रेट चेंज हो सकता है। अच्छा, किस डायरेक्शन में चेंज होगा ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। मुझे सोच के बताएं, ये यूरोज में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना अच्छी बात है कि कम होना अच्छी बात है? तो कॉमन सेंस कहती है ज्यादा होना अच्छी बात है। जितना ज्यादा उनका इंटरेस्ट रेट होगा हम उतने कम यूरोज बैंक में रखवाएंगे और उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आसान अल्फाज में कहूं कि अगर पहले इन्वेस्टमेंट रेट कम होता था तो मैं बैंक में 95 रुपीज रखवाता, अब चूंकि फॉरेन वाला इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा है इस वजह से मैं 95 के बजाय 90 रुपीज बैंक में रखवाऊंगा। उन्होंने भी बड़ा होकर $100 बन जाना है। और कौन कौन सी चीज चेंज हो सकती है? ये स्टेप 2 में कौन सा रेट यूज हो रहा है? आज का रेट, स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट तो आज का दिन है, वो आज का दिन तो नहीं चेंज आ सकता। तो स्टेप 2 में इस तरह की कोई रिस्क वाली बात नहीं है। हाँ जी, स्टेप 3 में एक रेट था जो हमें तंग कर सकता है, ये वाला रेट। ये वाला रेट अगर खुदा ना खास्ता इंक्रीज होता है तो आपका ये जो पेमेंट की अमाउंट है ये भी ठीक ठाक इंक्रीज हो जाएगी। सही, क्लियर, इजी। हमने एक फुल फ्लेज पास पेपर किया। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा पक्के हो गए होंगे। क्लास स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? आई थिंक आधा घंटा होने वाला होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद हमारा नेक्स्ट फेज। अब हमने क्या करना है, लेट्स से कि हमने जो 3 चैप्टर्स अब तक किए हैं 17, 18, 19, एक था फॉरवर्ड्स और मनी मार्केट हेजिंग के बारे में, एक था फ्यूचर्स के बारे में, एक था ऑप्शंस के बारे में। अब हमने फॉरेन करेंसी हेजिंग के बारे में और कमोडिटीज के बारे में जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अगला एक चैप्टर, इन तीनों जितना ही लेंथी है, जितने ये 3 चैप्टर थे उतना जो चैप्टर 20 है उतना लेंथी है। लेकिन इससे पहले कि आप लोग घबरा जाएं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर 20 की 80% बातें आपको ऑलरेडी आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कैफ लेवल पढ़ा था, ये अलग बात है, कैफ लेवल पे भी पढ़ा होगा आपने। ये सारा कुछ जो पढ़ा है पिछले 3 चैप्टर से, ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स डिट्टो सेम है, बस जहां जहां थोड़ा थोड़ा फर्क होगा वो आपको मैं बता देता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो टू द स्लाइड्स ऑफ चैप्टर 20। जी, कुछ भी नहीं हुआ। F5 कोई बात नहीं, आ जाता है, परेशान हो। मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। इससे पहले कि हम स्लाइड्स के अंदर जाएं, कोई नेक बंदा मुझे सोच के बताए क्या होगा इंटरेस्ट रेट्स के रिस्क में, क्या रिस्क है मुझे अगर कोई बोरोइंग करनी है, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो इंटरेस्ट रेट कौन सा वाला होना चाहिए? कॉमन सेंस कहती है कि अगर आपने लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा होना चाहिए। ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा आउटफ्लो होगा, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। यह अलग बात है कि इंटरेस्ट का एक थोड़ा सा फायदा होता है और वो ये कि आपको टैक्स थोड़ा कम देना पड़ता है, लेकिन वो उसके ऊपर टेंशन ना लें, उसके ऊपर हमने तसल्ली से बात करनी है आगे चैप्टर्स में जाके। फिलहाल तो मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि यार अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि मेरा आउटफ्लो है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे वॉलेट से या मेरे बैंक अकाउंट से पैसे जाएँ, लेकिन इंटरेस्ट लेना भी कुछ केसेस में मजबूरी हो जाती है। तो हम सीख रहे हैं इस चैप्टर में कि अगर हमें इस बात की टेंशन हो कि इंटरेस्ट रेट अप या डाउन होगा तो हम उससे अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। आए स्लाइड्स के ऊपर कुछ नजर डालते हैं। तो पहली स्लाइड तो आपको वही बता रही है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका कि आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उतना जो है वो बॉन्ड्स की, एसेट्स की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज भी काम की है। वेरिएबल डेट के केस में क्या होगा? क्या मतलब वेरिएबल डेट का? आपने अगर ऐसा डेट लिया है जिसका इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है, इंटरेस्ट रेट वेरिएबल से मेरी मुराद क्या है?
काइबोर प्लस समथिंग, आई एम श्योर आपने ये मल्टीपल चैप्टर्स में ये सेंटेंस पढ़ा होगा, काइबोर प्लस 1%, काइबोर प्लस 2%। बंदा पूछे काइबोर क्या होता है, वो अगली स्लाइड्स पे काइबोर का भी जिक्र है, बट लेट्स से कि काइबोर एक स्टेट बैंक की तरफ से, बल्कि स्टेट बैंक तो नहीं उसे रेगुलेट करता, बैंक से आपस में रेगुलेट कर रहे होते हैं, एक रेट्स है जो कि बैंक्स आपस में यूज करते होते हैं, स्टेट बैंक का भी बीच में कुछ ना कुछ रोल होता है। अगर आपको इस तरह की कोई बात सुनने को मिली कि भाई काइबोर प्लस 1 या 2%, इसका मतलब ये कि भाई जो मार्केट में काइबोर चल रहा होगा उससे 1% या 2% आपने ज्यादा इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब ये, अगर बैंक मतलब काइबोर वर्ड के ऊपर भी गौर फिक्र कर लेते हैं, कराची इंटर बैंक रेट, इसका मतलब ये कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक को लोन देगा तो वो उससे काइबोर रिसीव करेगा, फ्री में तो अब कुछ नहीं होता। तो पॉइंट इज कि आप बैंक तो नहीं, आप तो एक आम इंसान है, तो बैंक आपको बैंक वाला प्रोटोकॉल क्यों दे, तो बैंक आपसे थोड़ा सा ज्यादा पैसे लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं काइबोर प्लस 1%, काइबोर प्लस 2%। तो अगर आपने काइबोर प्लस 1 या काइबोर प्लस समथिंग पे लोन ले लिया है, तो अगर काइबोर ऊपर जाता है तो सोच के बताएं कोई फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है। कॉमन सेंस कहती है कि इंतहाई नुकसान वाली बात है। आपका अगर लेट्स से कि काइबोर पहले 10% था और आपने कोई लोन ले लिया काइबोर प्लस 2% पे, तो आप सोच के बैठे थे यार कोई बात नहीं, मैंने 12% इंटरेस्ट रेट देना है, चलो इतना तो देना पड़ ही सकता है। बट अगर काइबोर अचानक से 15% हो गया तो आपका इंटरेस्ट रेट भी अचानक से 17% हो जाएगा, तो आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये परेशानी वाली बात है। इसका मतलब ये कि अगर वेरिएबल डेट आपने ले लिया और आप उसका रेट ऊपर चला जाता है तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी हाई। यहां से आपके माइंड में फीलिंग आ रही होगी कि ठीक है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ ऊपर जाए तो गलत बात होती है, लेकिन मजे की बात है अगर इंटरेस्ट रेट डाउन भी चले जाएं तो कुछ कंपनियों का नुकसान हो जाता है। आप सोचोगे हैं ये क्या बात हुई, इंटरेस्ट रेट तो जितने कम उतनी अच्छी बात है, बल्कि अगर आप बीच में थोड़ा सा इस्लामिक बात भी करें तो आपको तो कहना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट तो होने ही नहीं चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट डाउन होने में किसका नुकसान हो रहा है, बैंक का। बैंक को साइड पे करें, आप अपने पर्सपेक्टिव से बात करें, क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसका इंटरेस्ट रेट डाउन होने से लॉस हो? हाँ जी हो सकती है। क्या भला? फिक्स्ड डेट अगर आपने लिया, वो क्या कहना चाह रहा हूं मैं फिक्स्ड रेट से, मेरी मुराद लेट्स से कि किसी कंपनी ने बैंक का लोन लिया लेट्स से 10% पे, और जब ये 10% पे लोन लिया गया तब मार्केट में काइबोर चल रहा था 8%। स्टोरी क्लियर? आपने बैंक से लोन लिया 10% पे, काइबोर था 8%। अब अचानक से अगर काइबोर डिक्रीज होता है, लेट्स से काइबोर डिक्रीज होके हो गया 6%, अब आपने तो कसम खाई हुई है, आपने तो साइन किया हुआ है कि मैं 10% इंटरेस्ट रेट दूंगा। इसका मतलब यह कि मार्केट में आप इस टाइम सस्ता रेट चल रहा है और आप जान के महंगा रेट, जान के तो नहीं, मजबूरी की हालत में महंगा रेट दे रहे हैं। इसका एक बड़ा मजे का साइड इफेक्ट है, एंड दैट इज कंपेटिटर्स गेन एडवांटेज। एक फील्ड में 4-5 एंटिटीज हैं, 3 फिक्स रेट पे लोन लेके बैठी हैं और एक कंपनी को अंदर से पता था कि काइबोर गिर जाएगा, तो उन्होंने थोड़ा सा वेट किया, उन्होंने लोअर काइबोर पे इंटरेस्ट ले लिया। अब उनका फाइनेंस कॉस्ट आपसे काफी ज्यादा कम है, तो जाहिर सी बात है उनको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा, उनके खर्चे कम हो जाएंगे, वो फिर अपनी प्राइसेस कम करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो खैर वो तो बात स्ट्रेटेजी में चली जाती है, बट द पॉइंट इज आप समझ रहे हैं कि अगर आपने फिक्स्ड रेट पे अगर डेट ले लिया है तो अगर इंटरेस्ट रेट्स काइबोर वगैरह नीचे जाता है तो आपको नुकसान होगा इंडायरेक्टली। तो हमने इन दोनों चीजों से अपने आप को बचाना है। आगे चले। अच्छा ये क्या चल रहा है, काइबोर SOFR और SONIA, ये मुख्तलिफ मुल्कों का काइबोर होता है। SOFR मेरे ख्याल से अमेरिका का है, SONIA एक उसका है इंग्लैंड का। आगे चलें। देन एक बॉक्स में आपको बताया गया कि किस किस तरीके से हम इसकी हेजिंग कर सकते हैं, और देखें एक्स एक्सिस पे क्या है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। वाई एक्सिस पे क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड या OTC। एक्सचेंज ट्रेडेड OTC क्या होता है, इसके ऊपर हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं। अब जरा बारी बारी देखते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग भी हो और OTC भी हो, आपका पुराना दोस्त FRA, और एक नई चीज IRS, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आई एडमिट कि एक ऐसी चीज है जो आपने कैफ लेवल पर अभी तक नहीं पढ़ी होगी, और साथ आई ऑल्सो एडमिट कि ये थोड़ी सी टेक्निकल है। अच्छा मजीद स्लाइड्स पे ऊपर जाके बात करते हैं, परेशान नहीं होना। अगला बॉक्स देखिएगा, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, और है क्या, OTC है, यानी कि कस्टमाइजेबल है, OTC वाले ऑप्शंस। अच्छा
बाइंडिंग है और एक्सचेंज ट्रेडेड हो क्या है, आपके पुराने दोस्त STIRs फ्यूचर्स। ये ST कौन है? सेल्स टैक्स। मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, वरना पहले मैं आपसे कहता है कि ST स्टैंड्स फॉर सेल्स टैक्स और आप लोग कहते हैं नहीं शॉर्ट टर्म। तो STIRs वाले फ्यूचर, और वो चीज जो कि ऑब्लिगेशन है, बाइंडिंग नहीं है, मजबूरी नहीं है लेकिन है एक्सचेंज ट्रेडेड, तो वो है एक्सचेंज ट्रेड वाले ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक नजर इनकी कैलकुलेशन भी देख लेंगे। तो सबसे आसान चीज से हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास है सबसे आसान चीज FRAs। हाँ जी, FRAs क्या होते हैं, पहले वो वाला डब्बा पढ़ लें। मार्केट इनकी कौन सी होती है? OTC होते हैं, यानी कि आप बैंक से जाके निगोशिएट करते हैं। टर्म क्या होती है? सिंगल पीरियड से यहाँ मुराद ये है कि 2 महीने 3 महीने, मतलब जो भी उसका आपको जितने टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है या लोन लेना है, उतना टाइम पीरियड की बात हो रही है। कीपिंग इन माइंड कि हम इस टाइम अब करेंसी माइंड में ना रखिएगा, हम इंटरेस्ट रेट के कॉन्टेक्स्ट से बात करें। ये ना कह दीजिएगा कि आपने कितने महीने बाद पेमेंट करनी है, कितने महीने बाद रिसीट करनी है। अब हमारी लैंग्वेज हो जाएगी कि हमने कितने महीने बाद या तो लोन लेना है या तो इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी सारे रूल्स अप्लाई होंगे। कमिटमेंट इज बाइंडिंग कि आपने एक दफ़ा FRA तय कर लिया तो फिर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। सेटलमेंट कैश क्या होती है, आपने शुरू में NPV निकाली होती है, खैर वो तो बाद में देखेंगे। अच्छा, कौन से केस में आप FRA बाय करते हैं, कौन से केस में FRA सेल करते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। लॉक्स इन बोरोइंग कॉस्ट अगेंस्ट द राइजिंग रेट्स। अगर आपको इस बात की टेंशन है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर ना चले जाए तो हम वर्डिंग यूज करेंगे बाय FRA। वही वाला कॉन्सेप्ट है जो करेंसी के केस में फ्यूचर्स का हुआ करता था कि आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगी, बाय कर लें या लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लें। और ऑपोजिट, अगर आपको लगता है कि कल को वो नीचे जा सकती है इनकम, तो आप करेंगे सेल FRA। एक और काम की बात, जिस तरह हम करेंसी के केस में कहते थे कि बाय करनी है करेंसी या सेल करनी है करेंसी, यहां हम इन्वेस्टमेंट के केस में ये वाला देखेंगे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कि आपको लगता है कि आज 3 महीने बाद आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे और आप चाहते हैं कि उस दिन इन पैसों को किसी बैंक में रखवा दें ताकि आपको ढेर सारा इंटरेस्ट मिले, तो उन दैट केस अगर आपको इस बात की टेंशन है कि वो वाला इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो फिर आप सेल करेंगे FRA को। क्लियर? आगे चलते हैं। देन आपको टाइमलाइन बता के समझाया जा रहा है कि भाई किस तरह से FRAs होंगे, तो अभी देख लेते हैं। मंथ 0, आज आप जाके बैंक वाले भाई से बात करेंगे कि यार मुझे आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आमतौर पे 3 का मल्टीपल होता है, 3, 6, 9, 12। लेकिन दूसरी बात ये कि है ये ओवर द काउंटर, तो आप इससे थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपने कहा कि लेट्स से कि मुझे आज से 3 महीने बाद कोई लोन लेना है, तो आज से 3 महीने बाद, अब आज इंटरेस्ट रेट क्या है वो आपको भी पता है, बैंक वाले को भी पता है। आज से 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपको पता तो नहीं, लेकिन आपको फीलिंग तो है कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने वाले हैं मुल्क में कि डिक्रीज होने वाले हैं। तो आज से 3 महीने बाद का इंटरेस्ट रेट, FRA की क्या लॉजिक होती थी, आप एक रेट लॉक कर लेते होते थे। अब सेटलमेंट लॉजिक ये भी देखिएगा, इफ कैबोर इज ग्रेटर देन FRA बैंक पेज द बायर। एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन जो हमने करेंसी के केस में देखी थी कि यार जिसका फायदा होगा वो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेट कर देगा। यहां भी इफ कैबोर इज लेसर देन FRA, इसका मतलब ये कि जो बायर है, जो हम में, अगर हमें मार्केट से सस्ता लोन मिल गया है तो फिर हमारा जो फायदा होगा वो हम पे कर देंगे बैंक को। हमारा फायदा हुआ है, हम बैंक को कॉम्पनसेट कर देंगे। सही? नेक्स्ट, थोड़ा सा ट्रिकी एरिया, प्लीज आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये चूंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा सा तंग करे। वंस अगेन मेरे साथ मिलके कॉन्सेप्ट इसका समझ लें। न्यूमेरिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक हम इसका कुछ सवाल नहीं करेंगे फुल फ्लेज हमें इतनी अच्छी इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट जब माइंड में आ जाएगा तो सवाल करते हुए हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगी। वो वाला बॉक्स पहले पढ़िएगा। इसकी मार्केट कौन सी होती है? OTC, कस्टमाइजेबल। टर्म क्या होती है? ये मल्टीपल पीरियड्स के लिए भी हो सकती है। कमिटमेंट ही होती है बाइंडिंग, एक दफा आपने साइन कर दिया तो फिर आपको फायदा हो या नुकसान हो आपको उसको फॉलो थ्रू करना पड़ता है। और सेटलमेंट क्या होती है? पीरियोडिक नेट कैश। ये क्या होता है इसके ऊपर अभी बात करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली ये होता क्या है स्वैप? अब मैं जरा आपको अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट में 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, ये इसके ऊपर तो हमने बात कर ली। एक तो फिक्स रेट भी हो सकता है और फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है। फ्लोटिंग रेट से हमारी यही मुराद है कैबोर प्लस समथिंग %। अच्छा, एक कंपनी जो कि चाह रही है कि मुझे
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़े, मैं स्काइबॉर प्लस समथिंग वाले मसले में पढ़ूं ही ना। लेकिन जब वो मार्केट में गई तो उसे नजर आ रहा है कि यार ये बेशक हमें फिक्स्ड रेट पसंद है, बेशक हमें फिक्स्ड रेट सूट करता है, लेकिन हमें काइबॉर का रेट बड़ा अच्छा मिल रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मजीद सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि मार्केट में काइबॉर जो फ्लोटिंग वाले इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चल रहे हैं काइबॉर प्लस 1%, काइबॉर प्लस 2%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर फिक्स्ड रेट पे आपने लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं 15%, 16% वगैरह वगैरह। और साथ ही अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से काइबॉर इज 10%। अब तक नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। मार्केट में काइबॉर इज 10%, फ्लोटिंग रेट वाले इंटरेस्ट हैं 10 काइबॉर प्लस 1% या 2% यानी कि 11-12%, और फिक्स्ड रेट वाले लोन चल रहे हैं 15%। अब एक कंपनी है, उसके ओहदेदारान कह रहे हैं कि यार ये काइबॉर वाला लोन लेते हुए थोड़ा सा डर लगता है, यार कल को अचानक से काइबॉर 20% हो गया तो हम क्या बिगाड़ लेंगे। ऑन द अदर हैंड जब मार्केट की सिचुएशन देखी गई तो पता लगा यार ये जो फिक्स्ड वाला लोन है ये जरा महंगा है। फिक्स्ड वाला लोन अभी थोड़े पहले हमने क्या वैल्यू अज्यूम की थी, 15%। तो 15% वर्सेस 12% सुनने में बताएं कौन सा इजी लग रहा है। सुनने में तो ये इजी लग रहा है कि आप सॉरी आप काइबॉर प्लस 1 या 2% वाला लोन ले लें। अब होगा क्या, अब आप करेंगे स्वैप। आप कहेंगे यार मुझे फिलहाल तो ये काइबॉर प्लस 1%, 2% वाला इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, बट दिल को तसल्ली नहीं है। दिल कहता है कि काश फिक्स्ड रेट मिल जाता। तो ऐसे मौके पे आप करेंगे क्या। अब आगे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, पहले मैं आपको आसान वाली बता रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1 में आप एक बैंक के पास जाएंगे, उससे कहेंगे डियर बैंक, मैं ये फलाना बैंक से लोन्स के रेट पता किए थे। एक बैंक कह रहा है 15%, एक बैंक कह रहा है काइबॉर प्लस 2%, जो कि मुझे तकरीबन 12% का पड़ रहा है। मुझे 12% फिलहाल सस्ता पड़ रहा है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं है। ऐसा करो मुझसे स्वैप कर लो। क्या स्वैप कर लो, ये जो काइबॉर प्लस 2% है ये तुम पे करोगे, तुमसे मुराद बैंक, और बदले में मैं आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करूंगा। अब वो फिक्स्ड अमाउंट क्या है, कॉमन सेंस कहता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट आप और बैंक मिलके जो है वो नेगोशिएट कर लेंगे, जो कि 15% के करीब करीब होगी। जाहिर सी बात है, अगर 15% से ज्यादा बैंक बताएगा तो आप जाके डायरेक्ट मार्केट से 15% लोन ले लोगे। इसमें फिर बैंक का क्या कमाल है। तो आप और बैंक मिलके को रीनिगोशिएट कर लेंगे कि यार ऐसा करो 14.5% आपने फिक्स्ड अमाउंट देनी है उस वाले बैंक को जो आपके साथ स्वैप कर रहा है। अब बैंक आपके बिहाफ पे आपका वो काइबॉर प्लस 1-2% वाला लोन दे रहा है, आप बैंक को, स्वैप वाले बैंक को 14% इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। देखा जाए तो इससे सब खुश हैं। आपको एक आपकी मर्जी का, आपकी तरह का लोन मिल गया। आप कहते थे मुझे फिक्स्ड लोन पसंद है, अब आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और आपको जो लोन लेना था, आपको जो फंडिंग चाहिए थी, आपको वो भी मिल गई। उम्मीद है एग्जाम्पल क्लियर है। अच्छा, जो स्क्रीन पे इतना सारा कुछ लिखा है वैसे भी देख लेते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 1, इससे आपकी लायबिलिटी रीबैलेंस हो जाती है। इसका मतलब ये कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कहें कि यार सारा का सारा फ्लोटिंग के बजाय, सारा का सारा फिक्स्ड के बजाय मैं ऐसा करता हूं आधा लोन फ्लोटिंग पे ले लेता हूं, आधा फिक्स पे ले लेता हूं। सिंथेटिक फिक्स्ड डेट, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें सिंथेटिक से क्या मुराद है कि आपने बैंक से डील करके अपना एक सिंथेटिक फिक्स्ड रेट डेट, मतलब आपने एक आर्टिफिशियल रेट तय कर लिया। अब ये 14.5 या 14% जो रेट है ये ना मार्केट का रेट है, ना ये कोई काइबॉर है, ये आपका और बैंक का क्रिएट किया हुआ एक आर्टिफिशियल सा रेट है, इसलिए हम इसे प्यार से बोल रहे हैं सिंथेटिक। और नंबर 3, नो प्रिंसिपल एक्सचेंज। आपने लेट्स से कि जो लोन लिया था वो 5 मिलियन रुपीस का था, तो अब ये 5 मिलियन रुपीस आपके ही है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बैंक आपसे, वो स्वैप वाला बैंक आपसे ये नहीं कहेगा कि अच्छा ये 5 मिलियन का लोन लिया है, ऐसा करो 2 मिलियन हमें दे दो। वो 5 मिलियन पहले भी आपका था, अब भी आपका है, तो उसमें जो कैपिटल है, जो प्रिंसिपल है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। बस इंटरेस्ट जो आप पहले काइबॉर प्लस 1% या 2% पे कर रहे थे, अब आप दूसरे वाले बैंक को 13% या 14% पे कर होंगे। बेशक आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज होगी जो पहले नहीं थी, दिल का सुकून। आपको टेंशन नहीं होगी कि अचानक से काइबॉर बढ़ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो लोग दिल के सुकून के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते, जिसमें से एक चीज ये है कि स्वैप, इंटरेस्ट रेट वाला स्वैप। आगे चलें, मजीद इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है।
जरा एग्जांपल देखिएगा मैं जरा, हाँ जी, कंपनी ने बैंक में जो है वो मार्केट से लोन लिया काइबोर प्लस 1% पे, उसको दिल नहीं भरा, उसने कहा यार काइबोर अचानक से इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो वो स्वैप वाले बैंक के पास गए, उन्होंने सिंथेटिक रेट एक तय कर लिया, उन्होंने कहा यार फिक्स्ड ये 5.39% आप हमसे ले लो और बदले पे आप काइबोर हमारे बिहाफ पे पे कर देना, या हमें काइबोर प्लस 1% पे कर देना, हम आगे इंटरेस्ट वाले बैंक की पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्वैप। एक कंपनी दूसरी कंपनी को, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को फ्लोटिंग रेट दे रही है, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को क्या दे रही है, फिक्स्ड रेट दे रही है। दिस वाज द फर्स्ट सिचुएशन। अभी थोड़े पहले मैं कहता दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक सिचुएशन में आप है और आपका दोस्त बैंक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सिचुएशन देखेंगे जहां दो के बजाय तीन पार्टीज हो जाएंगी। एक दफा देख लें क्या हमने सारी बातें पढ़ ली। ओरिजिनल कॉस्ट वाज वेरिएबल, अनप्रेडिक्टेबल, वही वाली बात कि आपको टेंशन होती थी कि यार पता नहीं कल को क्या काइबोर हो जाएगा, जबकि यहां आपने एक फिक्स रेट तय कर लिया 6.39%। सही। अच्छा, एक और काम की बात, ऊपर 5.39 रखा था तो 1% ये बैंक का मार्जिन है। आगे चलें, अब आती है सिचुएशन 2 जिसे प्यार से बोलते हैं आर्बिट्राज। अब आर्बिट्राज बगैर फिगर्स के समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से ही फिगर्स के साथ लेके चल रहा हूं। लेट्स से कि देयर आर टू कंपनीज, कंपनी है कंपनी बी, आगे ब्रैकेट में लिखा है हायर क्रेडिट लोअर क्रेडिट। ये हायर लोअर क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट सीफैप 2 से भी होगा, आपने वो एनबीएफसीज वाला चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्रेडिट रेटिंग मींस कि इस कंपनी की कितनी लाइकलीहुड है कि ये अपने लोन्स टाइम पे वापस कर देगी, या इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है कि वो अपने लोन्स वगैरह टाइम पे वापस करती होती है। तो हायर क्रेडिट मींस कि जो बंदा ट्रस्टवर्दी होता है, जिस बंदे के बारे में आपको पता होता है कि यार इसने मेरे पैसे वापस कर देने और टाइम पे कर देने और तंग भी नहीं करना, तो आप उससे बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। आप कहते हैं यार ये अच्छा क्लाइंट है, इसे जितना अपने पास रिटेन कर सकते हो करो। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई वीक कंपनी होगी जिसके बारे में पहले भी होगा कि यार ये अपना जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा लेट पे करते हैं, उसे फिर इंटरेस्ट रेट भी हाई मिलेंगे कि तुम लोग रिस्की हो, बैंक रिस्क ले रहा है कि यार मैं इतनी बदतमीज कंपनी को लोन दे रहा हूं, तो फिर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होना चाहिए। तो लेट्स से कि मार्केट में दो कंपनियां हैं, दोनों के पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो कंपनी जिसकी रेटिंग हायर है उसके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं, वो अगर चाहे तो या तो फिक्स्ड पे 6.5% पे लोन ले सकती है, और अगर उसे वेरिएबल पसंद है तो वो काइबोर प्लस 0.5% पे लोन ले सकती है। सही। ऑन द अदर हैंड, जो बेचारी हल्की कंपनी है उससे फिक्स्ड रेट अवेलेबल है 7.25 का और वेरिएबल रेट अवेलेबल है काइबोर प्लस 1.5% पे। अच्छा, अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई कंपनी ए की चूंकि क्रेडिट रेटिंग लोअर है इसलिए इसके दोनों वाले रेट महंगे हैं, काइबोर भी उस बेचारी को ज्यादा देना पड़ेगा और फिक्स्ड भी ज्यादा। और जिसकी हायर क्रेडिट रेटिंग है उसका ऑपोजिट है, उसका फिक्स्ड भी कम है और उसका वेरिएबल भी कम है। अब अगला स्टेप बड़ा क्रूशियल है, ये देखिएगा, हम इस तरह की सिचुएशन में फिक्स्ड रेट को फिक्स्ड रेट में से माइनस करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल में से माइनस करेंगे। ये आ गया 0.75, वो आ गया 1। अगर तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज रेट्स, इसका मतलब ये कि देयर इज अ स्प्रेड डिफरेंस। इसका मतलब ये कि अगर थोड़ी सी चालाकी की जाए तो गेन निकल सकता है। कितने का गेन? इन दोनों को माइनस कीजिएगा, 0.25% का गेन ये दोनों कंपनीज ले सकती हैं। कैसे ले सकती हैं उसमें भी आगे फर्दर जो है वो तरीकेकार हो सकता है। एक तरीका, सबसे कॉमन तरीका तो ये होता है कि आप बीच में एक बैंक को शामिल कर लेते हैं और बैंक से कहते हैं यार तुम हमारा ये करवाओ आर्बिट्राज। एक तरीका ये है कि कंपनीज आपस में भी कर ले, लेकिन वो थोड़ा सा रेयर है और थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी ज्यादा है। अच्छा, अब होगा क्या, ये 25% इन दोनों कंपनीज में, या अगर बैंक हुआ तो तीसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी यानी कि बैंक, इनके दरमियान शेयर हो जाएगा। किस तरह से शेयर होगा उसके बारे में टेंशन लेनी, सवाल आपको बताएगा कैसे शेयर होगा। ज्यादातर सवालों में 50-50 होता है, तो अगर हम अज्यूम करें 50-50, जो कि स्लाइड में भी हुआ है, 0.125% का फायदा कंपनी ए ले लेगी, 0.125% का फायदा कंपनी बी ले लेगी। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कुछ यूं होगा कि एक कंपनी
अच्छा, सवाल में ये भी गिवन होगा कि कौन सी कंपनी वेरिएबल में इंटरेस्टेड है, कौन सी कंपनी फिक्स में इंटरेस्टेड है। लेट्स से कि कंपनी ए चाहती है कि हम फिक्स्ड पे लोन ले ले, भाई हमारी तो फिक्स पे सर्टेनिटी है, और कंपनी ए चाहती है कि हमें वेरिएबल में इंटरेस्ट है, लेकिन उसे वेरिएबल महंगा पड़ेगा काइबोर प्लस 1%। अब ये दोनों कंपनीज मुश्किल वाला लोन देके नेक्स्ट कंपनी को वो वाला लोन दे देंगी जिस उन्हें इजी लगता है। आई बिलीव कि मैंने सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल करके बोला है, इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। मेरा नाम है कंपनी ए, मैं चाहता हूं कि मुझे वेरिएबल वाला रेट मिले लेकिन अच्छा सस्ता। ये जो 1.5% मुझे मिल रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, मैं गरीब कंपनी हूं। नंबर 2, मेरा नाम है कंपनी बी, मैं चाहता हूं कि मेरा फिक्स्ड रेट हो, तो मैं तो फायदे में हूं, मैं तो सुकून में हूं, मैं बड़ी इजीली 6.5% वाला रेट ले सकता हूं और मुझे उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। अब होगा क्या? अब कंपनी ए को चाहिए काइबोर प्लस 5% और मुझे चाहिए फिक्स्ड वाला, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं जो मुझे नहीं पसंद, मुझे पसंद है फिक्स्ड रेट, मैं जो नहीं पसंद वो वाला लोन ले लूंगा काइबोर प्लस 0.5। और सेकंड कंपनी भी ऐसी करेगी। कंपनी ए को कौन सा वाला चाहिए था? वेरिएबल वाला, तो कंपनी ए फिक्स्ड रेट पे लोन ले लेगी 7.25% का। अब आप लोगों के माइंड में इसी तरह के आइडियाज आ रहे होंगे कि तो बड़ी फजूल हरकत है, कंपनीज ने ऐसा क्यों किया? आपस में स्वैप कर लेंगे। मुझे क्या चाहिए था? फिक्स्ड रेट। 7.25% पे अब मैं पे करूंगा इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने लोन लेके हमें दे दिया हमारी पसंद का। और इसी तरह कंपनी ए को चाहिए था काइबोर, हमने ये वाला लोन लिया हुआ है, तो इसकी पेमेंट काइबोर प्लस 0.5% वो हमें करेगी। इस सारे का नेट फायदा या नुकसान कितना होगा? ये जो हमने निकाला था ना 0.25, अगर तो 50-50 शेयरिंग है तो 0.125% का फायदा मुझे हो जाएगा, 0.5% का फायदा उन्हें हो जाएगा। अब इससे ज्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो वो ज़बानी पॉसिबल नहीं है, इतनी सी फिगर्स के साथ पॉसिबल नहीं है। हम इसका एक सचमुच का फुल फ्लेज सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह हालात और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह हमने मनी मार्केट हेज के साथ किया था, कॉन्सेप्ट इस स्लाइड से अपना सीधा कर लें, बाकी कैलकुलेशन मेरे जिम्मे है, वो इंशाल्लाह मैं आपको करा दूंगा। क्लियर? तो स्वैप एक नई, अच्छा बुक में इसकी जो एग्जांपल्स हैं, खास तौर पे जो वो वाली एग्जांपल है आर्बिट्राज की, उसमें पहली वाली एग्जांपल थोड़ी सी बुक ने ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई है, तो आई वुड से कि सेकंड वाली एग्जांपल देखिएगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। आगे चलें। आपका जाना पहचाना फ्यूचर्स के ऊपर हम इतनी ढेर सारी बात कर चुके हैं, लेकिन चलें कोई नहीं, स्लाइड्स का पार्ट है, बुक का पार्ट है, तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। हाँ जी, फ्यूचर्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, प्रॉपर इनकी मार्केट होती है, स्टैंडर्डाइज होते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कमिटमेंट बाइंडिंग होती है, और सेटलमेंट क्या होती है? आपका जो है वो जो मार्जिन है, वो जो उसकी मार्केट की PSX वालों की फी होती है वो। अच्छा, साथ ही आपको एग्जांपल दी गई है यूरो डॉलर, यूरो बोर, शॉर्ट स्टर्लिंग वगैरह, ये कुछ फेमस STIRs हैं, हमारे पाकिस्तान की तो नहीं है, अमेरिका इंटरनेशनल है, लेकिन जो है वो स्लाइड्स में हमने एंटर कर लिया। हेजिंग की डायरेक्शन लॉजिक क्या है? वही है जो करेंसी के केस में थी। अगर आपको इस बात की टेंशन है कि प्राइस बढ़ेगी तो आप फ्यूचर सेल करेंगे। एक मिनट, ये तो ऑपोजिट नहीं हो गया? तो यस, यहां ये चीज वाकई ऑपोजिट है। टू हेज अगेंस्ट फॉलिंग रेट्स आपने फ्यूचर जो है वो बाई करना है। आगे चलें। एक चीज जो कि करेंसी में नहीं थी वो यहां होगी, जो स्ट्राइक प्राइस होगी ना, किसकी भला? फ्यूचर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की, वो आपके पास होगी इस तरह की अमाउंट्स में 94.7825। और आप सोचेंगे यार ये क्या है? 94% इंटरेस्ट रेट तो नहीं, 94 की स्ट्राइक रेट का मतलब है कि आपने इस अमाउंट को माइनस करना है 100 से। 100 से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी, जैसे आप 100 में से 94.7825 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 5.2715। तो 94.7 स्ट्राइक प्राइस का मतलब है 54.21%। बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट,
इंटरेस्ट रेट, अभी थोड़े पहले पिछली स्लाइड पर हमने क्या बात की थी कि अगर आपको इस बात की टेंशन है कि प्राइस नीचे जाएगी तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन करेंगे, सेल पोजीशन करेंगे। तो इस केस में अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है आपका फायदा हो गया। इसी का ऑपोजिट ये है कि अगर फ्यूचर की प्राइस अप जाती है और आपने बाई की पोजीशन की हुई थी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट अगर हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा। आगे चलें, आपको वो वाली बात, एक और बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि भाई किस तरह से पता लगेगा कि कितना गेन है कितना लॉस है। खैर वो बात की बात है। एक और काम की बात जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है इधर से इंटरेस्ट रेट से केस में, करेंसी केस में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना इंतहाई सिंपल चीज हुआ करती थी। आप टोटल जितनी करेंसी बाय या सेल करनी होती थी उससे डिवाइड कर देते थे स्टैंडर्ड साइज से। यहां एक और पंगा भी आएगा, यहां स्टैंडर्ड साइज के साथ साथ नंबर ऑफ मंथ्स भी गिवन होंगे। तो आपने ये फॉर्मूला जरा नोट कर लें, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय लोन ड्यूरेशन ओवर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स कहां से आया, ये फॉर्मूले का पार्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 मिलियन का लोन लेना है फॉर 6 मंथ्स तो आप क्या डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ जाएगा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स है 10। तो ये चीज आपने याद रखनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये डायग्राम आपको क्या बता रही है, चेक करें इधर क्या चल रहा है। फ्यूचर प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं और स्पॉट रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। तो टाइम के साथ साथ सेटलमेंट डेट तक आपका जो बेसिस वो है वो जीरो हो जाएगा। ये हमने करेंसी में भी पहले पढ़ा था, ये कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं, फिर एक और जाना पहचाना दोस्त आपका वापस आ गया, ऑप्शंस। ऑप्शंस में एग्जैक्टली वही सीन है कि आप शुरू में एक प्रीमियम देके साइड पे हो जाएंगे, उसके बाद आप सेटलमेंट डेट पे देखेंगे कि यार ऑप्शन एक्सरसाइज करने में मेरा फायदा है या नुकसान है। लाइक फॉर एग्जांपल आप बैंक ने आपको ऑप्शन दिया कि 10% हम आपको देने को तैयार हैं इंटरेस्ट रेट। अब मार्केट में अगर 12% चल रहा हुआ तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, मार्केट में अगर 9% चल रहा हो तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। प्रीमियम पहले भी होता था अब भी होता है, उसकी आपने टेंशन लेनी, देखे लिखा भी है अपफ्रंट प्रीमियम। लेकिन अनलिमिटेड प्रोडक्शन अगेंस्ट एडवर्स रेट्स प्लस एबिलिटी टू कैप्चर फेवरेबल रेट मूव्स। क्या मतलब, उसने एक ही सेंटेंस में इतनी गहरी बात कर दी। अगर एडवर्स रेट्स चल रहे हैं, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जा रहे हैं तो आपके पास अनलिमिटेड प्रोडक्शन है। अनलिमिटेड प्रोडक्शन से उसकी मुराद है कि आप बैंक ने अगर आपको ऑप्शंस का रेट अगर 10% बुक करके दे दिया तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट 30% क्यों ना आ जाए, आप सेफ है। और इसको ऑपोजिट भी, एबिलिटी टू कैप्चर फेवरेबल रेट मूव्स, इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होकर 2% रह जाए तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज ही ना करें, तो आप बाउंड नहीं होंगे ऑप्शन के केस में जिस तरह करेंसी में होता था। अच्छा, ऊपर वाला बॉक्स भी देख लें। आमतौर पे इसकी नेचर क्या होती है, ओटीसी भी होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड भी होता है। कमिटमेंट इज ओनली राइट, यानी कि ऑप्शनल आपको चाहिए, पसंद हो तो कर लें एक्सरसाइज, नहीं तो फिर ना करें, रहने दें। अप फ्रंट प्रीमियम देना जरूरी है। और कैश सेटलमेंट क्या होती है, सेटलमेंट डेट पे आप सेटल कर लेते हैं। अच्छा, ये डायग्राम आपको बताना चाह रही है कि कहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, कहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और साथ ही आपको 2 वर्ड्स बड़े काम के नजर आएंगे, सीलिंग और फ्लोर। क्या है ये सीलिंग और फ्लोर, पहले देखते हैं। बोरोवर्स ऑप्शंस और लेंडर्स ऑप्शन। बोरोवर्स ऑप्शन के केस में क्या मुराद है, इंटरेस्ट रेट जिसने बोरो करना है, जिसने लोन लेना है, उससे की क्या टेंशन है, वो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए। तो लेट्स से कि अगर उसने यहां अपना रेट तय कर लिया, तो ये चेक करें कितनी खूबसूरत डायग्राम है। जब इससे ऊपर जाएगा रेट तो पर्पल शेडिंग हुई भी है, इससे ऊपर वाले रेट्स के केस में आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। और अगर रेट नीचे हुआ इस लाइन से तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसे जाया होने देंगे। जितना आपने प्रीमियम दे दिया उसे संक कॉस्ट समझ के भूल जाएंगे। इस तरह के केस में हम जो स्ट्राइक रेट होता है उसे हम बोलते हैं सीलिंग रेट, यानी दिस इज द मैक्सिमम रेट जहां तक आप बर्दाश्त करेंगे, उससे ऊपर आपने ऑप्शन ले लेना है। तो सीलिंग और फ्लोर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह बाय एंड सेल के मल्टीपल रेट्स होते थे, जिस तरह कॉल और पुट ऑप्शंस होते थे, इसी तरह सीलिंग और फ्लोर का वर्ड देख के भी आई कैप आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो इससे ऊपर वाला हो ऑप्शन एक्टिवेट करना है, इससे नीचे वाला हो नहीं करना। ऑपोजिट साइड पे चले, अगर लेंडर्स ऑप्शंस की बात हो जाए, लेंडर से मुराद है इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पैसे देने हो, इन्वेस्ट बैंक में रखवाने हो किसी सेविंग अकाउंट में,
तो क्या होगा, उस केस में आपके पास एक मिनिमम रेट होगा, फ्लोर रेट होगा। अगर मार्केट में आपको उससे अच्छा रेट मिल रहा है, लेट्स से कि 10% है, बैंक ने कहा यार आज से 3 महीने बाद हमारे सेविंग अकाउंट में 10% अमाउंट इन्वेस्ट कर देना, पैसे इन्वेस्ट कर देना, हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। तो अगर मार्केट में इस तरह का सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 14%, 15%, तो आपको किसने फोर्स किया है कि आप उस बैंक में पैसे रखवाएं? आप नहीं रखवाएंगे। देखिए यहां ग्रे वाला एरिया जो है, मतलब नॉन कलर वाला एरिया शेडेड नहीं है, मतलब ऊपर वाला एरिया शेडेड नहीं है, नीचे वाला एरिया शेडेड है कि खुदा ना खास्ता अगर मार्केट में सेविंग्स अकाउंट का रेट 4%, 3% हो गया, आप क्या करेंगे? आप जाके ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। हाँ, एक जरूरी बात साथ ये भी जरूरी है कि भाई कौन सा वाला ऑप्शन है, क्या आप एट एनी टाइम ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस तरह अमेरिकन ऑप्शंस होते थे, या एक स्पेसिफिक डेट्स हैं? तो अगर तो अमेरिकन ऑप्शन है तो जैसे ही ये पॉइंट आएगा आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। और अगर अमेरिकन ऑप्शन नहीं है, यूरोपियन ऑप्शन है, तो भाई देखें एंड पे क्या सीन है। यहां आप देखेंगे कि यार मार्केट वो ज्यादा है, पर्पल ही है, आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। यहां ऑपोजिट है, यहां हम देखेंगे कि यहां पे रेट ऊपर जा रहा है ऑप्शन की फ्लोर प्राइस से ऊपर, तो यहां आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक टेबल है जो इन सारों को कंपेयर कर रहा है। आए जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास? FRA, स्वैप्स, STIRs और ऑप्शंस। कस्टमाइजेशन यहां हाई है, यहां हाई है, फ्यूचर्स के केस में लो है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट पे ट्रेड होते हैं, आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। अपफ्रंट कॉस्ट FRA में कोई भी नहीं है। स्वैप्स में अगर बैंक इन्वॉल्व है तो उसकी थोड़ी बहुत होगी, अगर कंपनीज आपस में ही कर रही हैं तो कोई भी नहीं होगी। फ्यूचर्स के केस में मार्जिन है, किसका मार्जिन? PSX का या मार्केट का मार्जिन। और ऑप्शंस के केस में आपने प्रीमियम देना है शुरू में ही। प्रोटेक्शन आपको क्या मिलती है FRA के केस में कि फिक्स रेट है, आप बेफिक्र हो जाते हैं। स्वैप्स के केस में डाउनसाइड प्रोडक्शन अभी भी फिक्स रेट की है, लेकिन मल्टी ईयर, आपने जब तक लोन खत्म नहीं हो जाता, वो 3 साल का लोन है, 6 महीने, खैर ज्यादातर केस में तो शॉर्ट टर्म लोन ही होते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, तो वो मल्टी ईयर भी हो सकते हैं, आपको कई साल तक सुकून रहेगा। फ्यूचर्स के केस में क्या प्रोटेक्शन है? वेरिएबल है, प्रोटेक्शन है भी और प्रोटेक्शन नहीं भी है, थोड़ा सा जुआ जुआ वाली फीलिंग आती है। ऑप्शंस के केस में एब्सोल्यूट लिमिट्स है। अभी पिछली स्लाइड पे हमने देखा था कि भाई हमारी मर्जी है, फायदा हो रहा है तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें, फायदा नहीं हो रहा तो ऑप्शंस को इग्नोर होने दें। अपसाइड पार्टिसिपेशन से हमारी क्या मुराद है कि क्या आप अगर मार्केट में एडवर्स आ जाए सिचुएशन तो क्या आप फायदा, सॉरी एडवर्स नहीं, फेवरेबल फायदा तो आप फायदा उठा सकते हैं। FRA के केस में नहीं उठा सकते, रेट लॉक हो गया, मार्केट में जो भी रेट चल रहा है आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। स्वैप के केस में भी स्वैप एक दफा आपने कर लिया, आप फिक्स हो गए, ब्लॉक हो गए। फ्यूचर्स के केस में आपने जहां फ्यूचर्स बाय या सेल कर लिया सेटलमेंट डेट को, उसी के अगेंस्ट प्रॉफिट या लॉस निकलना है। लेकिन ऑप्शंस में भी हमने पिछले पेज पे भी देखा था पर्पल वाला एरिया कि आप ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या प्रॉफिट नहीं एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी आप अच्छी खासी सेव कर सकते हैं। जी फाइनली जाते जाते कुछ थ्योरी वाली बातें, भाई क्या क्या फायदे होते हैं स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट के। पहला ये कि आप FRAs या STIRs यूज करके अपने रेट्स को लॉक कर सकते हैं। FRAs और STIRs के कुछ फायदे। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म आपका वो है, तो अभी पिछले पेज पे भी मैंने देखा था कि स्वैप्स जो होते हैं वो मल्टीपल ईयर्स तक आपकी फायदे करते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म कुछ है तो आप इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी मार्केट है जहां इंटरेस्ट रेट बड़ी बुरी तरह फ्लक्चुएट करते हैं, आज 3% है, 2 महीने बाद 12% हो जाएगा, 3 महीने बाद 20% हो जाएगा, 4 महीने बाद फिर 2% हो जाएगा, तो उस केस में आपको फिर ऑप्शंस चूज करने चाहिए। सही, तो क्या टाइम हो गया? ठीक है, आई गेस आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू कैमरे वाले भाई का टाइम निकाल के आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल।